Good evening, people. This is a recording because I was not able to take a live lecture. Mehul, Supreet, and other CBSE students, please go through this video. And if you have any questions, you can WhatsApp me the question or call me and ask me. We are going to do the topic life processes. It's a topic in biology. It's a very important chapter. We will start with the topic on a slide to slide basis, and we'll see how much we can cover in this lecture today. Okay. तो the first thing about life processes, life मतलब जिंदा रहना. तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कोई चीज जिंदा है? क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट. All living things move without the help of any external help. Without any external help. Some movements are easily visible, like the movements of body parts. Some movements are not easily visible, like molecular movements. The molecular movements in cells and tissues is necessary for all life processes. तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई चीज जीवित है कि नहीं है या उसमें लाइफ है कि नहीं? वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मूवमेंट. सारी की सारी जीवित चीजें जो हैं वो मूव करती हैं. कुछ मूवमेंट बहुत ही ज्यादा विजिबल होता है जो बॉडी मूवमेंट होता है, और कुछ मूवमेंट विजिबल नहीं होता है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है. ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो सेल्स और टिश्यूज में होता है, जो कि हर लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है. Life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ पे सर्कुलेशन भी कह सकते हैं. ओके. तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी है ताकि उनकी लाइफ मेंटेन हो सके. बेसिक्स कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन है, और एक्सक्रीशन है. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन क्या है? जो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना इनटेक करता है और उसका जो भी यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू खाना जो है उसको बर्न करते हैं सेल्स में ऑक्सीजन के साथ हेल्प करके, और एनर्जी रिलीज करते हैं. तो ये वो रेस्पिरेशन नहीं है जो हम हमारे लंग्स से करते हैं, सेल रेस्पिरेशन है. तो ऑब्वियसली लंग्स से हम जब रिस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने को बर्न करने के लिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा. बट ये रेस्पिरेशन सेल लेवल पे होता है. Transportation is the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other. जैसे मैंने कहा ये एक सर्कुलेशन प्रोसेस है. इसके थ्रू खाना, ऑक्सीजन, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के चारों तरफ ट्रैवल करते हैं. Excretion is the process by which waste products are removed from the body. तो excretion कौन सा प्रोसेस है? excretion वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से निकल जाता है. आप लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेशन सिस्टम का और एक्सक्रीशन सिस्टम का. ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं. ये बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन से फंक्शंस किस ऑर्गन्स के थ्रू होता है. अब आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर स्पेसिफिकली. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी. तो न्यूट्रिशन क्या है? जो खाना कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है और उसको यूटिलाइज करता है ताकि बॉडी को बना सके, बड़ा हो सके, जो ऑर्गन्स खराब हो गए हैं उसको रिपेयर कर सके और एनर्जी पा सके. एनर्जी के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, तो उसको एनर्जी की जरूरत है. Life on Earth depends on carbon-based molecules, and most of the food are also carbon-based molecules. The outside raw materials used by living organisms are food, water, and air. तो हम लोग carbon-based life हैं. All life on Earth is carbon-based life. Everything, including trees and single-celled organism, multiple-cell organism, जो भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है. और इसी थ्रू जो फूड है वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही मिलता है. अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के दो इंपॉर्टेंट मोड्स हैं. पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है?
Autotrophic nutrition is nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना बनाते हैं। ये खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बनाते हैं और इनको सनलाइट और क्लोरोफिल लगता है ये बनाने के लिए। यानी कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, तो ही ये लोग खाना बना सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद बनाते हैं? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें सब ऑर्गेनिजम्स को खाना जो है या तो डायरेक्टली प्लांट से मिलता है जो प्लांट बेस्ड डाइट रखते हैं, और इनडायरेक्टली भी मिलता है। इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली मतलब अब समझो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स नहीं खा रहा है, बट वो ऐसे एनिमल्स खा रहा है जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। यानी कि एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स क्या है? वो प्लांट्स ही है। देखो एक चीज आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि ऑल एनर्जी एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी एनर्जी के नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। कोई भी एनर्जी या तो आप बना सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खाली आप उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हो। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं। वहां पे एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट और क्लोरोफिल से आती है। और ये एनर्जी से प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उससे लोग या तो प्लांट्स को खाते हैं, उनके रूट स्टेम्स लीव्स में जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है वहां से खाते हैं, और फिर उन दूसरे एनिमल्स या तो उन एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सारे एनिमल्स, फंगाई और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। कितने टाइप के हेटेरोट्रॉफिक हैं? 3, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब आते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी के बाहर तोड़ते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया, ये लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना या तो मरे हुए ऑर्गेनिज्म या मर के सड़ते हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये खाने को बाहर ही तोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। ये कैसे एनिमल्स है? मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? अगर आप ब्रेड ले लो और उसको बहुत दिन के लिए छोड़ दो तो उसके ऊपर धीरे धीरे देखो एक काली काली परत आ जाती है, उसको मोल्ड कहते हैं। तो ये ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के थ्रू जीते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। एग्जांपल कस्कटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंडवर्म, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक जो वर्ड है वही बताता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उनको मारे। जैसे कस्कटा हो गया, ऑर्किड्स हो गए, टिक देखो जानवरों के अंदर छोटे छोटे जू जैसे होते हैं और वो उनके अंदर से खून चूसते हैं। लाइस भी खून चूसता है, अपने सरों में पाया जाता है। लीचेस आप लोगों ने देखे मोटे मोटे होते हैं, वो भी खून चूसते हैं। राउंड वर्म, टेप वर्म जो जानवरों के पेट में होते हैं और इंटेस्टाइन में रह के वहां पे जो भी खाना आता है उसको खा के जीते हैं। और प्लाज्मोडियम, ये सब जो है ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी किसी होस्ट को बिना मारे उसके थ्रू ये लोग अपना न्यूट्रिशन करवा लेते हैं। अब इसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाना डायरेक्टली लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। होलोजोइक कौन सा है? जिसमें खाना डायरेक्टली लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं, या तो किसी जानवर को मार के या किसी प्लांट के थ्रू। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस और ह्यूमंस। तो यानी कि सारे के सारे जो बड़े एनिमल्स हैं वो सब इसी टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं, और छोटे एनिमल्स में यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में अमीबा और पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? आप सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, पिछले कई स्टैंडर्ड्स में ये आया है कि खाना जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं। तो वापस एक क्विक रिवीजन फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके, और ये वो लोग बना पाते हैं जब सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट हो। The food prepared is carbohydrate which is stored in form of starch. Oxygen is released in this process.
तो जो भी खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, और उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ये खाना बनाते टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस होते टाइम ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप लोगों ने इसमें कहीं पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। एक्चुअली वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन नहीं लेते, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके। तो आप लोग नीचे एक इक्वेशन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको ये अगर अभी तक बाय हार्ट नहीं है तो आप इसको इमीडिएटली बाय हार्ट करेंगे, क्योंकि इसको बाय हार्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहता है कि 6CO2 plus 12H2O will give you C6H12O6 which is glucose plus 6H2O plus 6O2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, प्लीज इसको बाय हार्ट करें। और ये इक्वेशन का ये सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपका इक्वेशन जो है वो पूरा नहीं होगा, यानी कि वो कंप्लीट नहीं होगा। Process of photosynthesis. Photosynthesis takes place in three main steps. They are absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting up of water molecules into hydrogen and oxygen. तो फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जो भी लाइट से एनर्जी बनती है उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? वो जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट होता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लाइट एनर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, और फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ये एक डायग्राम है जो दिखा रहा है क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है, लीव्स में पाया जाता है, और सनलाइट की एनर्जी से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में वहां से सोर्स लेता है, पानी जो जमीन के अंदर है वहां से लेता है, और ग्लूकोज यानी C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, बेसिक स्टार्च है, वो फॉर्म होता है और ऑक्सीजन जो है वो हवा में रिलीज हो जाता है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बट आप लोग याद रखें इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस पे आप जवाब दे सके। अब क्लोरोफिल क्या होता है? Chlorophyll are the green pigments present in the leaves. If we observe a cross section of a leaf under the microscope, we can see cells containing green dot-like structures called chloroplasts, which contain chlorophyll. तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि आपको पेड़ के जो पत्ते हैं वो हमेशा हरे दिखते हैं, और ये हरियाली हर जगह होती है। कोई भी पेड़ होगा तो उसके पत्ते हरे होंगे। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं इसके वजह से ही पत्ते हरे होते हैं, और ये ग्रीन पिगमेंट्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है। ये क्लोरोप्लास्ट अगर आप कोई भी लीफ को लेके उसके क्रॉस सेक्शन को, यानी उसका जो सेंटर से जो लाइन जाता है उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप ये सेल्स को देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जिसके थ्रू आप वो सेल्स देख सकते हैं। आप क्लोरोप्लास्ट को भी देख सकते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल को भी आप देख सकते हैं, और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि नीचे वाले डायग्राम में स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है और वाटर वेपर कैसे निकलता है। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे क्लोरोफिल्स जो है वो इसको यूज करके स्टार्च को C6H12O6 को बनाते हैं। ठीक है गाइस, ये अगेन ये जो दोनों तीनों डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोफिल का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप गार्ड सेल देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का, आप स्टोमा देख रहे हैं, एयर स्पेस देख रहे हैं, आप अपर एपिडर्मिस और वैक्स क्यूटिकल। वैक्स क्यूटिकल जो एकदम ऊपर का हिस्सा होता है, इसके लिए अगर आप पत्ते के बीच के हिस्से के ऊपर हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा सा लगता है, क्योंकि वो वैक्स क्यूटिकल होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्पॉन्जी मेसोफाइल, पॉलीसाइड मेसोफाइल है, और ये धीरे धीरे इसमें जो गैप्स होते हैं स्टोमा के थ्रू, जिसके थ्रू वाटर वेपर जो है वो रिलीज भी होता है, और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाता है। Now coming to stomata. Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. Each stoma has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomatal pore. When water enters the guard cells, it swells and the pore opens. And when the guard cells lose water, it shrinks and the pore closes. तो स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा छोटे छोटे होल होते हैं, पोर मतलब होल। तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि लीव्स पे होते हैं, जहां से गैसेस आते और जाते हैं। हर स्टोमा के आसपास 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये स्पोर को खोलने और बंद करने में हेल्प करते हैं। जब पानी गार्ड सेल्स में एंटर होता है तो ये सूज जाते हैं, जिसके वजह से पोर खुल जाता है,
और जब पानी निकल जाता है इनका तो ये श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से पोर क्लोज हो जाता है। तो ये गार्ड सेल्स जो हैं, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करते हैं कि कब स्टोमाटा खुलेगा और कब स्टोमाटा बंद होगा। वो होल जो है उसको स्टोमा कहते हैं। ठीक है गाइस। नाउ एक एक्टिविटी है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। अगर आप कोई लीफ को कवर कर देंगे और या उसको ब्लू कर देंगे तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। मैं आपको ये फाइल भेजूंगा, तो प्लीज ट्राई एंड सी अगर ये आप एक्टिविटी करके प्रूव कर सके कि क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं है। इन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लांट को प्लास्टिक में कवर करके या फिर किसी कांच के डब्बे में कवर करके रखें और सनलाइट में रखें तो भी वो खाना नहीं बनाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। जिसका मतलब है कि जो भी विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। Now coming to nutrition in animals. Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular animal living in water. It takes in food by forming finger-like projections called pseudopodia and forms a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. तो ये अमीबा क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है। ये एक छोटा सा फिंगर प्रोजेक्शन करता है जिसके अंदर खाना अपने आप आके चिपक जाता है। वो खाने को धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करता है। जो खाना वो डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया वो अंदर चला जाता है और जो नहीं वो कर पाया वो उसको बाहर छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कैसे उसने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, खाना वहां पे आया, उसने धीरे धीरे अपना सेल वॉल बंद करके वो खाने को अंदर लिया, एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद जो भी उसको वेस्ट प्रोडक्ट था जो उसको नहीं चाहिए था वो उसने धीरे से वापस से सेल वॉल ओपन करके सेल के बाहर निकाल दिया। ठीक है। Now coming to nutrition in human beings. Nutrition in human beings takes place in the digestive system. It consists of the alimentary canal and glands which produce enzymes which breaks down food into smaller molecules. तो human beings में nutrition कैसे होता है? ये digestive system के through होता है। इसके अंदर alimentary canal और glands होते हैं जो enzymes produce करते हैं जिसके वजह से खाना टूटता है और molecules में बनता है। तो ऑब्वियसली हम जब खाना खाते हैं तो वो बड़े वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है और कंपाउंड के फॉर्म में खाना खा के उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्पेसिफिकली ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जिसके वजह से खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. The main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. तो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं। आपका टंग है, आपका एपिग्लॉटिस है, आपका ईसोफेगस है। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, वो ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में जाता है। आपके स्टमक में स्टमक एसिड्स होते हैं जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू एक एंजाइम क्रिएट होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। यही वो एसिड है जो कभी कभी अगर आपके ईसोफेगस में ऊपर आ जाए तो आपको जलन फील होती है। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा हुआ या आपने ऐसा कुछ खाया जिसके वजह से एसिडिक लेवल्स बहुत हो गए या एसिडिक रिफ्लक्स आया तो आपके ईसोफेगस में एसिड ऊपर चढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। आपका खाना वहां से फिर आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन होके लार्ज इंटेस्टाइन होके आपके एनस के थ्रू निकल जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डायरेक्टली एनस से कनेक्टेड नहीं है। वहां से जो खाना है वो आपके कैकम से होकर के कोलन में जाता है और कोलन के थ्रू वो निकलता है। इसके बीच में आपका जो लिवर है और आपका जो गॉल ब्लैडर है वो और पैनक्रियास कनेक्टेड है जो कि स्पेसिफिकली जो भी लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाकी के सेल्स में डिवाइड करते हैं। इन द माउथ, अब खाने का पूरा प्रोसेस मुंह से लेकर के उसके फ्रॉम द माउथ टू द एनस जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। इन द माउथ the food is broken into smaller particles by the teeth and mixed with saliva from the salivary glands. Saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into sugar. Then the food passes through the esophagus into the stomach. सबसे पहले मुंह के अंदर जो है खाना हमारे दांत के थ्रू हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं और खाने को हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। हमारे मुंह में हमेशा सलाइवा होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे मुंह में बिल्कुल सलाइवा नहीं होगा। इनफैक्ट सलाइवा की वजह से हमारा खाना जो है वो एक कोटिंग में आ जाता है जिसके थ्रू वो आसानी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा पाता है। तो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सैलिवरी एमिलास। ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और फूड जो है वो हमारे माउथ से अब ईसोफेगस के थ्रू जाके स्टमक में जाता है। अब स्टमक में क्या होता है?
in the stomach. The gastric glands produce gastric juice, which contains the enzyme pepsin, hydrochloric acid, and mucus. Pepsin breaks down proteins. Hydrochloric acid makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protects the walls of the stomach from the action of the acid. Then the food passes into the small intestine. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्टमक में ही आपका मेन गेम होता है. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के लिए बनाते हैं, जिसके अंदर एंजाइम कौन से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट में नेचुरली बनता है. तो ये जो एंजाइम पेप्सिन है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है उसको एसिडिक बनाना ताकि एजिटेशन हो प्रोटीन्स के अंदर, और ये पेप्सिन की हेल्प करता है. लेकिन क्योंकि ये एक एसिड है जो कि टेक्निकली कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म के लिए डेंजरस हो सकता है, तो हमारे स्टमक को बचाने का काम जो है वो म्यूकस करता है. म्यूकस क्या करता है, वो हमारे स्टमक के वॉल्स को लाइन करता है ताकि एसिड से हमारे स्टमक को तकलीफ ना हो. यहां से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डियोडेनम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अपर पार्ट है छोटा सा जिसको हम डियोडेनम कहते हैं. देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डियोडेनम. तो ये यहाँ पे है गॉल ब्लैडर के जस्ट बाजू में. तो ये स्टमक के बाद जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसके जो अपर पार्ट में ये पहले डियोडेनम के थ्रू आगे बढ़ता है. ठीक है. Food is mixed with bile from liver and pancreatic juice from the pancreas. Bile breaks down fats into smaller globules, and pancreatic juice contains the enzymes trypsin and lipase. Trypsin breaks down proteins and lipase breaks down fats. तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है डियोडेनम, ये लिवर और पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है. तो लिवर के अंदर से जो बाइल है और पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से निकलता है उसके साथ हमारा खाना मिक्स होता है. बाइल क्या करता है, जो भी फैट्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है. और पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये प्रोटीन और फैट्स को और तोड़ देता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, the glands of the walls of the small intestine produce intestinal juice. The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and glycerol and proteins into amino acids. तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में यानी C6H12O6 में कन्वर्ट करता है, सारे फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. The walls of the small intestine has several finger-like projections called villi, having blood vessels. तो अभी तक जो खाना था वो सिर्फ जा रहा था, उससे हमको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था. यहाँ पे न्यूट्रिशन हमें मिलेगा. तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस यानी कि बाहर निकला हुआ रहता है. वहां पे विली होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं. It helps to increase the surface area for the absorption of digested food. इससे क्या होता है, ये जो प्रोजेक्शन से क्या होता है, हमारे पास ज्यादा जगह होती है जहां से खाना डाइजेस्ट किया जा सके. तो खाना डाइजेस्ट यानी कि वहां से न्यूट्रिशन जो है, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स जो है उसको ब्लड जो है एब्जॉर्ब करता है और सारे जो हमारे बॉडी के सेल्स है वहां पे सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचाता है. तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि न्यूट्रिशन के टाइम पे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे छोटे पोर्स में से डाइजेस्टेड फूड को लेता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सारे सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वहां पे ये फूड डाइजेस्टेड फूड पहुंचाता है, जिसके वजह से सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके. अब जो डाइजेस्टेड फूड हो गया उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस. लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल जो भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि बॉडी को पानी की जरूरत होती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस से निकल जाता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस. 5 स्टेप में आपको अच्छी तरह समझ जाएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करता है. Now coming to respiration. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cells. अब मैंने तुमको बोला कि ब्लड से खाना जो है वो तुम्हारे सेल्स में जाएगा, और सेल को भी तो ये खाना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो उसको डाइजेस्टेड फूड मिला है, लेकिन उसको एनर्जी कैसे देगा, सेल्स को एनर्जी चाहिए बराबर. बिना एनर्जी के सेल्स फंक्शन नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी के. अब ह्यूमन बॉडी को एनर्जी जो सेल्स देंगे वो कैसे देंगे, वो देंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये रेस्पिरेशन में जो भी खाना हमारा बॉडी बर्न करता है ये सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे होता है ऑक्सीजन की मदद से. इसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू जाता है. ऑक्सीजन की मदद से वो खाने को बर्न करता है और
एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो है वो एटीपी होती है। तो ये जो एनर्जी है इसके थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम यूज करते हैं एडीपी मॉलिक्यूल से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो क्या है ये एडीपी यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स यू एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर हाई एनर्जी स्टोर होती है और यही एक्चुअल एनर्जी है जो हमारे सेल्स यूज करते हैं। So energy is stored in the cells in the form of ATP molecules. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released. तो अब ये ATP molecules के अंदर खाना स्टोर हो गया। अब ATP molecules क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फोरस का कनेक्टर है। इसके साथ में ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, अब ये इसके जो बॉन्ड्स हैं, इसके बॉन्ड्स के अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है। तो अब क्योंकि इसके बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो जब भी सेल को एनर्जी चाहिए तो एटीपी को ब्रेक करता है वो वाटर के प्रेजेंस में और फिर एडीपी और एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी को ब्रेक करने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वापस एडीपी मिल जाता है। एडीपी फिर चाहिए उसको, क्यों चाहिए? क्योंकि वापस से उसे रेस्पिरेशन के टाइम पे एडीपी और फॉस्फेट मिला के ही एटीपी बनाना है, यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट वापस से सेल में रहता है जिसकी जरूरत फिर पड़ती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एक्चुअली एनर्जी ओके। तो नाउ तो वही मैं कह रहा हूँ कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। स्क्रीन शायद चला गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, रेस्पिरेशन में कोई डाउट नहीं है होना चाहिए आपको, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। समझिए रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन की मदद से बॉडी जो है वो फूड को बर्न करती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी बनाने के लिए एडीपी यूज करती है, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट यूज करती है और उसके साथ एक साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है। जब इसे खाने की जरूरत यानी एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी को पानी की मदद से पानी की प्रेजेंस में ब्रेक करती है और वापस से एडीपी और एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये हम आते हैं कैसे कैसे कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। There are two main types of respiration. They are aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या होता है? Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It produces more energy. The end products are carbon dioxide, water, and energy. तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, let's quickly read it and then I'll explain it to you. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It produces more energy. The end products are carbon dioxide, water, and energy. It takes place in most organisms. In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water, and energy in the mitochondria. तो ये क्या करता है बेसिकली? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके एंड रिजल्ट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होते हैं। ये मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में यही एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज जो है, जो कि आपके खाने ने एब्जॉर्ब करके, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके आपके सेल्स तक पहुंचाया है, उसको कन्वर्ट करता है वो पायरोवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए और फिर पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है, वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है और एनर्जी आपके सेल्स को ऑब्वियसली लगती है। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, फटाफट इसको रीड करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। Anaerobic expiration takes place in the absence of oxygen. It produces less energy. The end products are lactic acid or ethanol, carbon dioxide and energy. It takes place in muscle cells and yeast. एनारोबिक जो ऑक्सीजन है वो कम एनर्जी पैदा करता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो लैक्टिक एसिड है यानी कि इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी है। तो ये जो है ये कम ये करते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? मसल सेल्स में होते हैं और ईस्ट में होते हैं।
जब ये मसल सेल्स में होते हैं तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये कम एनर्जी होने की वजह से, इसलिए देखो जब अपन बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू खाना बनाते हैं, जिसके वजह से वो पूरी एनर्जी नहीं दे पाती, इस वजह से हमको थकान फील होती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में जाता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल सेल्स में जाके लैक्टिक एसिड और एनर्जी क्रिएट करता है। और वैसे ही जब ईस्ट के अंदर होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में जाएगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी क्रिएट करता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको खाली ये समझना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मेन डिफरेंस यहाँ पर यही है कि जो भी इनके अंदर मतलब पायरुवेट बनने के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंस अगर रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2, H2 और एनर्जी मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है जो कि एनारोबिक में होता है तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और ईस्ट में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिलता है। यहाँ पे एक डायग्राम है जो सेम चीज बता रहा है, ये डायग्राम से ज्यादा इजी है पिछले डायग्राम से, आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो बेस्ट है, हम वही करेंगे। Now coming to respiration in humans. The main organs of the respiratory systems are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. तो सबसे मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो कौन से हैं, वो है नॉस्ट्रिल, जहां से हम जो हमारे नाक के ओपनिंग्स होते हैं, जहां से हम हवा अंदर खींचते हैं, नेजल कैविटी जो हमारे नाक के ऊपर वाला हिस्सा है, फेरिंग्स जो हमारे मुंह के पीछे होता है, उसके नीचे लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया जो हमारे गले के एकदम सामने वाला हिस्सा है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस जो हमारे लंग्स के जस्ट पहले होता है, फिर हमारे लंग्स, और आखिरकार हमारा डायफ्राम जिसके ऊपर लंग्स बैठता है। डायफ्राम जो होता है वो हमारे लंग्स के नीचे होता है, जिसके ऊपर लंग्स बैठता है, और डायफ्राम इंश्योर करता है कि आपका लंग्स हमेशा इन्फ्लेटेड रहे ताकि वो एयर को अंदर खींच सके। देखो लंग्स जो है छोटे छोटे पंप जैसे होते हैं जो कि हवा को अंदर खींचने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है? एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, इट देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर्स द लंग्स। तो हवा जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आती है, हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं या जो म्यूकस का लाइनिंग होता है उसमें सारा कचरा ट्रैप हो जाता है, और फिर जो बचा हुआ हवा है वो हमारे फेरिंग्स से, लैरिंग्स से और ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचती है। The trachea has rings of cartilage which prevents it from collapsing when there is no air in the trachea. तो ट्रैकिया जो है वो बेसिकली एक छोटे से पाइप जैसा है। अब अगर एक पाइप हवा में आप लटकी रहे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सेमी बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने कार्टिलेज अगर देखना होगा तो अपने चिकन के विंग्स को जो कनेक्ट करता है, छोटा सा बोन जो हम लोग खा जाते हैं, बेसिकली बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे। The bronchi divides into smaller tubes called bronchioles which ends into tiny air sacs called alveoli. Bronchi क्या होता है? डिवाइड होते जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसको bronchioles कहते हैं। इससे हवा जो है वो एक साथ नहीं जाके अलग अलग छोटे छोटे इसमें से एयर सैक्स में जाती है, जिसको alveoli कहते हैं। The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place. तो alveoli जो है वो ब्लड वेसल से सप्लाई हुई होती है, जिसके थ्रू gases का exchange होता है। The alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases. Alveoli क्या करती है? ये एक एरिया एक्सटेंड करती है, बहुत सारे छोटे छोटे alveolis होने की वजह से गैसेस आराम से हमारे लंग के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं। alveoli का डायग्राम आप लोग देख सकते हो, साथ में ब्रोंकियोल्स का भी डायग्राम वहां पे है, तो आपको समझेगा कि लंग्स कैसे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे आप देखो ट्रैकिया के अंदर रिंग्स जैसे जो स्ट्रक्चर है, इसके वजह से ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं होता, और आप देख सकते हो। Now coming to mechanism of breathing. When we air, the muscles of the diaphragm contracts and moves downwards, and the expands and air enters into lungs. तो हम अगर जब हम सांस लेते हैं तब जो हवा है वो हमारे जो डायफ्राम के जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं, जिसके वजह से चेस्ट कैविटी जो है एक्सपांड होती है और हवा लंग्स के अंदर पहुंचता है। जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो मसल जो डायफ्राम के जो मसल हैं वो रिलैक्स होते हैं
और इसके वजह से हवा ऊपर की तरफ जाती है और चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके थ्रू हवा जो है वो लंग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ओके। अभी 2-3 चीजें बाकी हैं, मैं एक साथ पूरा नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर नाउ, और जो बचा है वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कॉल मी और व्हाट्सएप मी एंड आस्क मी।